बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की, उनके वकला की और उनकी जमात के रहनुमाओं की मुलाकात ना होने का जो मामला है, अब उसमें एक नया मोड़ आया और वो मोड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कितना बेहतर है और पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसके तनाजुर में इस मोड़ को परखने की बड़ी जरूरत है। इमरान खान साहब की बहनें क्योंकि बार बार मुलाकात की कोशिश कर रही थीं, बार बार धरना भी दे रही थीं, अदालत से भी रुजू कर रही थीं, लेकिन कल शाम बहुत सारे इंडियन चैनल्स पे नूरीन खान साहिबा और अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, उन दोनों ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए और यूं लगा कि जैसे ये एक मुनज़्ज़म तरीके से इंटरव्यूज जो हैं वो दिए जा रहे हैं। मुनज़्ज़म मैं इसलिए कह रही हूं, मैं अपना तासुर नहीं आपके सामने रख रही। हुकूमती जो जराए हैं वो ये दावा करते हैं कि ये एक प्लान्ड किस्म की एक मुहिम थी जिसमें भारतीय मीडिया पे जाके एक साथ ही इतने सारे इंटरव्यूज दिए गए। कहीं पे भी जाके इंटरव्यू देना किसी भी शख्स का हक है, लेकिन जो पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद जिस तरह का माहौल है और जिस तरह के इल्जामात बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लग रहे हैं, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये मशवरा आखिर उनको किसने दिया, सबसे अहम सवाल ये है। और इससे क्या फायदा होगा? इंडियन चैनल्स पे बात करने से क्या उनकी सुनवाई हो जाएगी, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जाहिर है सोशल मीडिया पे अपने हमारे मीडिया पे हम रोजाना ही तमाम पीटीआई के रहनुमाओं को दावत भी देते हैं, उनसे बात भी करते हैं, जो वहां पे मीडिया टॉक्स हैं वो भी बराह रास्त नशर होती हैं। तो इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, कुछ उस हवाले से बात करेंगे। दूसरा जो मामला है वो DGI-SPR की जो आज की प्रेस ब्रीफिंग थी, एक बार फिर उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कितनी मौसर अप्रोच और पॉलिसी रखती है, उसमें कुछ सवालात हैं। वो सवालात भी हम आज के प्रोग्राम में अपने जो पैनलिस्ट हैं उनके सामने रखेंगे जी। और ये जो सारा माहौल अब बना हुआ है, हुकूमत को आखिर मसला क्या है मुलाकात ना करवाने में? क्योंकि पहले रूमर्स थी, इंटरनेशनल मीडिया पे रूमर्स आई, फिर पैनिक हुआ। इस पैनिक का जो रिएक्शन है वो ऐसा मुश्किल भी हो सकता है जो हुकूमत से ना संभले, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत अभी तक कभी हुकूमत कहती है कि ये जेल हुकाम की अथॉरिटी है, जेल हुकाम कहते हैं जी को जेल के अंदर जो आएगा हम उसकी मुलाकात करवाएंगे, जेल के बाहर से अंदर क्यों नहीं जाने देते, उस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो ये तमाम इश्यूज हैं। सैयद अली बुखारी साहब मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मरकजी सीनियर रहनुमा है, JUIFA के साबिक सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और समर हारून साहिबा जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज की, वो हम थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया जी। कामरान साहब, कल इमरान खान साहब की दोनों बहनें मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स पे एक साथ ही रूनुमा हुई और वहां पे उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की अपने भाई की कैद के हवाले से, जो मुजालम हो रहे हैं उस हवाले से, और फिर बहुत सारे उनसे सवालात हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की नई तैनाती और उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे पोलिटिकल लैंडस्केप पे। तो सवाल मैं ये करना चाह रही हूं कि जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से भारत के एंगल को एक्सप्लॉइट किए जाने के इम्कानात हमेशा मौजूद रहते हैं और आज के हालात में तो बहुत ज्यादा हैं, तो आपके ख्याल में ये कोई बहुत मौजूद फैसला था, किसी एक चैनल पे नहीं, बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारी पॉडकास्ट पे एक साथ? वो शहर के लोग तो जालिम हैं ही हैं, कुछ इनको भी मरने का शौक है, तो न करते तो अच्छा था। इंडियन चैनल्स पे ये बात करने की नहीं है। हमारे घर के इख्तलाफात जितने भी हों, जैसे भी हों, हम इंडियन चैनल्स पे अवॉइड करते हैं, नहीं जाते हैं उनकी। इवन अगर उस तरफ से कहीं पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ जाए तो भी कोशिश करते हैं कि ना उसको ज्वाइन किया जाए, उसको रिस्पॉन्ड ना किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि बाज़ औक़ात जो है वो लीडरी का शौक जो है वो तबाहकुन होता है। क्योंकि किसी ने अगर डायरेक्ट अगर आपको लीडरशिप मिल जाए, तो क्योंकि आप वर्कर नहीं रहे होते, आपने नीचे मार नहीं खाई होती, तो उसके नताइज जो है ना फिर बाज़ औक़ात तबाहकुन होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम यकीनन भारत से भी दोस्ती चाहते हैं बतौर हमसाये के, हम उनके साथ कोई जंग नहीं चाहते, मगर जब तक दोस्ती ना हो जाए उस वक्त तक और जब स्पेशली जब इनके लिए मसाइल हैं इस वक्त, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने बहुत सारी लिंकेज जो है, जो राइटली या रॉन्गली गवर्नमेंट या मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो अलेज करती है, उसको खामखा एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है।
آپ کہہ رہے ہیں بخاری صاحب، کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم ہیں اور کچھ آپ لوگوں کو مرنے کا شوق بھی ہے، تو یہ مرنے کا شوق لے گیا بھارتی چینلز کی طرف. پارٹی کا کیا اس پہ موقف ہے؟ ظاہر ہے پارٹی ایک لائن تو یہ لیتی ہے کہ وہ بہنیں ہیں، وہ فیملی، ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس طرح کی تمام جو اقدامات ہیں اس طرح کے جو بھی، اس کا اثر تو سیاسی طور پہ آپ سب لوگوں پہ آتا ہے. اور یہ بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے جب دن تھے ہمارے، تب بھی ایکسپلائٹ ہوتے تھے انٹرنل پالیٹکس میں، تو آج کل تو حالات ہی ہمارے بڑے برے ہیں. وہ کہتے ہیں آپریشن سندور ابھی تک جاری ہے. ایسے وقت میں جانا کس کا مشورہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، جب مارنے والے لوگ ہوتے ہیں نا تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے، کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق تھا. سو کہنے کو تو بڑے آسان ہے، مار کھانی بڑی مشکل ہے. اور آپ نے پاکستان کی تاریخ دیکھی، 78 سالوں میں بہت کم ہی لوگ تھے جنہوں نے مار کھائی ہے. باقی یا بھاگے یا حکومت وقت یا طاقتور کے ساتھ چلے گئے، اور حق پہ یا لبیک کہنے والے بہت کم لوگ رہ گئے. اس لیے کامران بھی میرے بھائی ہیں، بڑا ان سے احترام کا رشتہ ہے، اور سچ اے تھورو جینٹل مین. میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں اس چیز کے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں کہ مار کھانے والے لوگ بڑے کم رہ گئے ہیں. سمر، آپ کس طرح سے رسپونڈ کریں گی؟ ایک ساتھ اتنے سارے چینلز پہ عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں کا جانا، میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا بہت وائبرنٹ ہے. اگر کسی کو اعتراضات ہیں ٹریڈیشنل میڈیا پہ کہ سینسرشپس ہیں، لیکن فورمز تو بہت سارے ہیں بات کرنے کے، اور بات ہوتی بھی ہے. پھر بالخصوص بھارتی چینلز کو، مطلب کچھ تو ایسے نام ہیں کہ جن پہ شاید نہیں، مطلب برکھا دت، ارنب، مطلب ایسے لوگ ہیں کہ جو ویسے ہی زہر اگلتے رہتے ہیں پاکستان کے بارے میں. تو کیسے دیکھیں آپ؟ دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ بھارت میں آج کل جو ایک مودی صاحب نے ایک فنڈامنٹلزم اور ایک ریلیجس ایک آٹوکریسی انفورس کی ہوئی ہے، اس میں کون ہے جس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان یا پاکستان کے رہنے والوں کے لیے ایک ریسپیکٹفل گوشہ رکھتا ہے؟ نرم گوشے کی میں بات نہیں کر رہی، لیکن ایٹ لیسٹ ایک ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھے. ان کی کرکٹ ٹیم ایشیا کپس میں ہماری ٹیم سے ہاتھ نہیں ملانا گوارا کرتی. انٹرنیشنل فورمز پہ ان کی پالیسی ہے، ان کی کنٹری وائڈ پالیسی ہے، ہم نے پاکستانی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. سپورٹس کا انہوں نے سارا جو ایک کلچر ہے اس کو اوپر نیچے درم برہم کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں، آپ ہر روز پروگرام کرتی ہیں، آپ کے پروگرام میں روز پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میں پروگرامز کرتی ہوں، میرے کولیگز پی ٹی آئی سے ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں، اوپنلی ہمارے ساتھ مکالمے بھی کرتے ہیں، ان کی وہ باتیں نشر بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی بڑی وہ ہارش بات بھی کر جاتے ہیں، وہ بات بھی ان کی نشر ہو جاتی ہے. میں نے تو ایسی کوئی سینسرشپ نہیں دیکھی اور ایسی کوئی مجبوری نہیں دیکھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ فرسٹریشن ہے، کیونکہ جو دھرنا یا جو سٹ ان اڈیالہ جیل کے باہر ہوا، سازش ہوئی ان کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ. آپ کو بھی لگتا ہے کچھ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی نے ان کو ٹریپ؟ نہیں، میں ایم سوری، میں یہ بات نہیں مانتی کہ بس خان صاحب کی فیملی کے ساتھ جب کچھ ہو تو وہ سازش ہو. وہ اچھی پکی تکڑی عمر کے پہلے مرد حضرات تھے، پھر خواتین تھیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، بچے کو سمجھ آتی ہے پاکستان کے کہ کیا موڈ ہے، کیا فضا ہے، وہاں پہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، وہ میڈیا کیسی باتیں پھیلا رہا ہے. کراچی کے کبھی وہ کہتے ہیں پورٹ اڑ گیا، کبھی وہ کہتے ہیں لاہور میں دہشت گرد حملہ ہو گیا. ہر وقت وہ ایک زہر آمیز باتیں ہمارے ملک کے خلاف کر رہے ہیں. آپ کو پاکستانی یہ 80-90 چینلز آپ کے لیے بہت نہیں تھے؟ لیکن میں جو فرسٹریشن کا ورڈ یوز کری ہوں، کیونکہ جو یہ دھرنا تھا اڈیالہ جیل کے باہر، تو اس میں لوگ کتنے تھے؟ یس، ان کے ساتھ چیف منسٹر سہیل افریدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک ایم این اے یا 2 ایم این ایز بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ کو ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی پارٹی کا کوئی نظر آیا ہے؟ آپ کو راولپنڈی کے وہاں پہ ایم این ایز ٹکٹ ہولڈرز نظر آئے ہیں؟ آپ کو اسلام آباد کے نظر آئے؟ مجھے تو نہیں نظر آئے. اچھا، آپ یہ فرسٹریشن میں واپس آتی ہوں، فرسٹریشن کے ریزنز پہ ظاہر ہے آپ سے جواب لینا بنتا ہے. لیکن کامران صاحب، میں جو پوچھ رہی تھی، علی صاحب سے ہمارا رابطہ کیونکہ منقطع ہو گیا، ان کے انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے، کہ اس سے کیا فائدہ سوچا جا سکتا ہے ایک لمحے کے لیے، بالکل ڈیولز ایڈوکیٹ بن کے اگر سوچا جائے کہ بھارتی چینلز پہ جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ چینلز جو پہلے ہی عمران خان صاحب کی خدا نخواستہ موت کی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، وہ چینلز جو دونوں خواتین سے آپ نے دیکھا کہ وہ فیلڈ مارشل آصم منیر کے حوالے سے سوال کر رہے تھے، ٹریپ کرنے کی ان کو کوشش کر رہے تھے، اور وہ جو جتنی بھی گفتگو ہے وہ ظاہر ہے سیاسی طور پہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے پاکستان میں. میں تو میرا ویو یہی ہے کہ نہیں جانا چاہیے تھا. اگر فرض کر لیجیے تو اگر کسی غیر ملکی
चैनल के ऊपर जाना ही था तो चले जाते, BBC पे चले जाते, CNN पे चले जाते, CNN पे चले जाते, अल जजीरा पे चले जाते, बड़ी रिप्यूट के कुछ चैनल्स हैं वहाँ मैनेज कर लेते, और वहाँ से अगर वो इनकी बात होती भी तो उसको मेरा ख्याल है उसमें वजन भी ज्यादा बढ़ता। वो एक तो उनकी रेपुटेशन जो है ना वो ज्यादा इनसे बेहतर है, और दूसरा इंडिपेंडेंस के हवाले से भी वो ठीक है। तो इस वक्त जो है ना वो उन चैनल्स पे भी चले जाना जो बहुत ही जो है बहुत कुछ किया जाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और फिर बहुत से चैनल्स पे एक ही दफा में चले जाना, मेरा ख्याल है ये वो ठीक कुछ सियासी वो नहीं है। मैं एक बतौर सियासी वर्कर के, एक पॉलिटिकल वर्कर के मैं ये बात कर रहा हूँ। मुझे अदरवाइज उनका हक है कि वो जहाँ पे मर्जी जाए, मगर इसका फायदा उनको नहीं होगा, उसको उल्टा नुकसान पहुंचा होगा। और वो हल्के भी जो इनको कभी PTI को सपोर्ट किया करते थे, वहां पे भी जो है उनके लिए जो मसाइल पैदा होंगे ये सब कुछ करने से। शायद किसी ने जो है ना इनको वो होता है ना कि किसी लड़ाई में किसी का सर जो है ना कहीं पे टकरवा दिया जाए, तो किसी ने इनका सर टकरा दिया है वहां उन चैनल्स पे, ये भी मुमकिन है। पॉलिटिकल वर्कर तो वो नहीं है, मैं उनको पॉलिटिकल वर्कर नहीं मानता। पॉलिटिकल वर्कर वो होता है जो बिल्कुल जो है ना वो शुरू से बिल्कुल बिगनर होता है और फिर वो ऊपर तक चला जाता है, वो उसका नसीब है, मगर वो पॉलिटिकल वर्कर वही रहता है। वो अगर किसी के भाई या बहन या किसी का बेटा या बेटी होने की वजह से वो किसी को ऐसा लीडरशिप मिल जाए तो वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं बन जाता, उसके अंदर डेप्थ कभी भी नहीं आती इस तरह की। लेकिन अब जो असल मुद्दा है वो ये है कि मुलाकात क्यों नहीं आप करवा सकते? यानी कि एक चीज जिसको लेके एक जमात पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे रही है, एक जमात आपने कहा फ्रस्ट्रेशन है, तो फ्रस्ट्रेशन उनकी इस बात पे बढ़ गई है कि अब वो बार बार रुजू कर रहे हैं, बार बार जेल हुकाम के पास जा रहे हैं, बार बार अदालतों में जा रहे हैं, अदालती अहकामात हैं समर साहिबा, इसके बावजूद भी मुलाकात नहीं कराई जा रही। चले एक लम्हे के लिए माने कि मैनुअल इजाजत नहीं देते, सख्त मैनुअल है, एक लम्हे के लिए माने कि वाकई कोई कानूनी रुकावट है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी कानूनी रुकावटों को सियासी मसलहतों के तहत बहुत बार साइड पे रख के रास्ते निकाले गए हैं। तो नून लीग नहीं इंटरेस्टेड के रास्ता निकाले, हुकूमत नहीं इंटरेस्टेड के रास्ता निकाले। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उनकी जरूर मुलाकात होगी, लेकिन जो मुलाकात की आड़ में यहाँ पे एक सर्कस लगाया जाता है अडियाला के बाहर। देखिए, आपने जो ये आज बात गुफ्तगू का आगाज भारतीय चैनल्स से किया है, इससे एक हफ्ता पहले एक और बहुत बड़ा इंकिशाफ हुआ था, जो बात हम जैसे लोग कुछ अरसे से कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट सारे पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। एक्स ने जब वो फीचर इनेबल किया, जब आप लोकेशन देख सकते हैं अकाउंट होल्डर की, तो उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट, बल्कि खान साहब और उनकी बहनों के भी जो अकाउंट हैं, इवन अलीमा साहिबा का जो अकाउंट है, वो सब पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, वेस्ट एशिया से ऑपरेट हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है। देखिए, जेल के SOPs में, किसी दुनिया के जेल के SOPs में ये नहीं है कि लोग 60 मिनट्स या 50 मिनट या 40 मिनट के लिए जाएं, किसी कैदी से मिलकर आएं और उसके बाद 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, फिर बाहर मुल्क से, बैरून मुल्क से इश्तियाल अंगेज ट्वीट्स हों और फिर लोगों को बगावत की तरफ उकसाया जाए। जिस अकाउंट से फिर खान साहब की जेल की विजिट्स की बयान होता है, उस अकाउंट्स की आपने रीसेंट ट्वीट्स देखी हैं? उस अकाउंट में आपने फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ, पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ, मतलब उन्होंने देखे ना उनकी क्या पॉलिसी है इस पार्टी की एट दिस पॉइंट। मदद वो अमेरिका से मांग रहे हैं, दोस्त वो अफगानिस्तान के बने हुए हैं, दुश्मनी वो पाकिस्तान के साथ करे, इंटरव्यूज वो इंडियन मीडिया को दे रहे हैं। ये तो हम नहीं कह रहे ना, ये सारी चीजें प्रूफ्स आपके सामने हैं। तो देखिए, उनको भी बार बार कहा गया है कि आप अपना बिहेवियर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल करें। खान साहब की आपको सेहत की फिक्र है या उनकी वेलबीइंग की फिक्र है, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन उस चीज को जो एक्सप्लॉइट करके एक मीडिया सर्कस बना दिया जाता है, उसमें बहुत सारी बातें इस तरह होती हैं जो हमें फील होता है, रिपोर्ट होती है कि गलत है। ये मन घड़त बातें हैं जो फिर ये लोग
खान साहब को एट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है, So there has to be some kind of political maturity from the other side also. हाँ, लेकिन अगर वो पॉलिटिकली इमेच्योर हैं तो क्या आप लोग कानून को नहीं मानेंगे? कानून कहता है कि उनकी मुलाकात कराएं, हाँ या ना में जवाब दें. मानना चाहिए ना कानून को. तो डेफिनेटली कानून को माना जाएगा, लेकिन अगेन जो एसओपीज हैं जब वो नहीं फॉलो करते तो इन पे नहीं बनता कि वो एसओपीज फॉलो करें. ब्रेक ले लेते. कामरान साहब से मैं पूछूंगी कि क्या कानूनी तौर पे जो हुकूमत इस पे ले रही है पोजीशन वो ठीक है या नहीं. हमारे साथ रहिए, ब्रेक के साथ है. प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. बसरा साहब, इंडियन चैनल्स पे इमरान खान साहब की बहनों के जाने पे जाहिर है आपको पता ही है कि पाकिस्तान, आपसे बेहतर कौन जानता है कि पाकिस्तान में इस तरह के इश्यूज को आम हालात में कितना एक्सप्लॉइट किया जा सकता है. आजकल तो हम ऑपरेशन सिंदूर वो कहते हैं जारी है. किसका मशवरा था, क्या फायदा हो सकता था, और एक साथ इतने सारे चैनल्स पे जाने की वजह क्या थी? अच्छा, पहली बात तो नौरीन आपा ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो पाकिस्तान के खिलाफ है. उन्होंने वो सच और हकाइक पे गुफ्तगू की है, और उसकी मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों तकलीफ हो रही है. यही यहाँ पर पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ वजीर आजम था, हर इंडियन चैनल को इंटरव्यू दे रहा होता था. मियाँ नवाज शरीफ वजीर आजम था तो यहाँ पर मोदी बगैर वीजे के उनके घर आता था, उनकी शादियां अटेंड करता था, यहाँ पर सालगिरह अटेंड होती थी, उनको साड़ियां दी जाती थी, आमों की पेटियां दी जाती थी. और अभी बरका दत्त आज से 6 महीने पहले ये जाली वजीर आला जो मरियम बीबी हैं वो आती हैं, उनके वहां पर जाती उम्रा के अंदर मीटिंग्स होती हैं, उनको साड़ियां दी जाती हैं, उनसे गप्पे लगाई जाती हैं, उसका किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ. नहीं सर, अच्छा, सर सवाल ये कि एक बात मुकम्मल करने दें. इंडियन चैनल्स सज्जन, मतलब सिर्फ इंडियन चैनल्स, सिर्फ इंडियन चैनल नहीं, उन्होंने दुनिया भर के चैनल्स, जब हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में इमरान खान का फोटो दिखाने पे पाबंदी होगी, उनका नाम सुनाने पे पाबंदी होगी, और इवन जब आप प्रोग्राम कर रहे होंगे ये करना होगा कि इमरान खान के मतलब क्या पूछना है क्या नहीं पूछना. आज जो जुल्म पाकिस्तान में इमरान खान पर हो रहा है, आज 1 महीने हो गए हैं, उनको मिलवाया नहीं जा रहा अदालतों के ऑर्डर्स के बावजूद. और सबसे बढ़कर आज 2 साल हो गए हैं झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में अंदर डाला हुआ है. यहाँ पर आइन खत्म हो गया, अदालतें खत्म हो गई. जब मीडिया बात नहीं करेगा तो दुनिया के चैनल्स पे हम बात नहीं करेंगे. और मैं इंडिया के चैनल की बात आपके जो जोशे खिताबत है उसका मैं मुकाबला जाहिर है नहीं करूंगी. मुझे तो पता है आपका, आप मुझे जानते हैं, मैं तो खामोशी से सुनती रहूंगी. लेकिन सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि भारतीय चैनल्स पे जाने से क्या मुमकिन फायदा हो सकता था पीटीआई को. ये कामरान साहब बैठे थे, कामरान साहब कह रहे थे ये हमारे मुतालिक सवाल है मुझे नहीं, कामरान साहब कह रहे थे कि CNN चले जाते, BBC जाते, सारे एक साथ ही उधर क्यों गए? जी वहां पे भी जा रहे हैं. हलीमा आपा ने, आपने देखा होगा बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं, हमने और चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं. मुझे एक बात बता देना, ये डेली सैकड़ों लोग जाते हैं, आज भी इंडिया के चैनल्स पे जा रहे हैं, तो क्या वो सब ठीक है? हमने इंटरव्यू दे दिया तो वो गलत है, ये बयानिया नहीं बनेगा. मैं आपको फिर बता दूं, जो मर्जी करते रहें, इमरान खान पाकिस्तान है. आपने बड़े बड़े बयानिए बना के देख लिए, उनको गद्दार कह लिया, उनको आपने करप्शन के मुकदमा दर्ज कर लिए, इद्दत में निकाह जैसा घटिया मुकदमा दर्ज किए, 200 मुकदमात. तो इमरान खान आज भी पाकिस्तान फेडरेशन का सबसे बड़ा लीडर है. ठीक है, 90% कौम को रिप्रेजेंट करता है. एक काम कीजिए ना, इंडिया के साथ क्यों इधर एम्बेसी खोलिए इंडिया की, स्वार्थ तलकत खत्म करें, उनको भगाएं यहाँ से. अच्छा, मुझे बताएं बसरा साहब, इस पे आपकी राय. सिचुएशन अपनी जगह पर मौजूद है. हुकूमत कहती है जी कि सिक्योरिटी के खदशात पैदा होते हैं. इमरान खान साहब के जो पैगामात हैं जो माजी में बाहर आते रहे, उसकी वजह से सियासी इंतशार पैदा हुआ. अब जाहिर है ये जो सारी बातें हैं कि कहाँ से उनके अकाउंट्स ऑपरेट होते हैं, कहाँ से नैरेटिव आता है, फिर अगर उसको रियासत मुखालिफ नैरेटिव के तौर पर भी देखा जा रहा है, तो हुकूमत कहती है जी कि कानून जो है उसके मुताबिक ही मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात हो नहीं रही. इसमें जेल मैनुअल क्या इतना सख्त होता है? क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी सियासतदान कैद में रहे हैं. नून लीग कहती है जी कि आपने इससे ज्यादा हमारे साथ बुरा किया. इसमें ऐसा है कि मुलाकात होनी चाहिए, ये तो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है. मगर इससे पहले जब खाकान अब्बासी जो है वो कस्टडी में थे, मेरे ख्याल है 9 महीने तक उनसे मुलाकात नहीं दी गई थी. इसी तरह से जो है ना और बहुत सारे, तो बल्कि मुझे याद है कि मियां
शरीफ जब कस्टडी में थे तो शायद उस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल का, तो फिर जो है ना मैं अपने साथ जो है ना कुछ साथी लेके मैंने एज ए पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर की और वाइस चेयरमैन की रिक्वेस्ट भिजवाई और देन जो है ना मुलाकात दी गई। तो ये मतलब ये पाकिस्तान का कल्चर है और पाकिस्तान के कल्चर में गो की अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात है, मगर पाकिस्तान के कल्चर में अगर कोई शख्स ये क्लेम करता है कि वो कोई इनकलाबी जद्दोजहद कर रहा है, ये क्लेम है बाज़ दोस्तों का, तो वो फिर उसके लिए फिर हर एक्सटेंट तक जो है उसके लिए तैयार रहें। अगर वो उस हर एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार नहीं रहेंगे और इतनी छोटी छोटी बातों पे जो है वो ये मामला शुरू हो जाएगा, फिर इनकलाबी जद्दोजहद नहीं होती। फिर तो आप नेल्सन मंडेला की तरह जद्दोजहद करें आप, और बहुत सारे नाम आपके सामने जो है ना लिए जा सकते हैं, उस तरह से जद्दोजहद करें। लेकिन अदालतें ऑर्डर्स दे रही हैं कामरान साहब। पीटीआई कहती है कि हुकूमत और जेल हुकाम सुप्रिंटेंडेंट जो है वो अदालती हुक्म नहीं मान रहे, अदालत के ऑर्डर्स हैं कि मुलाकात कराई जाए। तो ये क्या जेल हुकाम जो हैं वो कहते हैं जी जेल की हुदूद के अंदर जो आएगा हम उसकी मुलाकात कराएंगे, बाहर से पंजाब पुलिस अगर जाने नहीं देगी तो लीगली इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए पीटीआई को? हाँ, कंटेम्प्ट मूव करें उनके खिलाफ, जो बाहर से रोकते हैं और जो अंदर आने नहीं देते, इन सब के खिलाफ कंटेम्प्ट मूव होगी। मगर इसके बावजूद जो है ना मेरा इसमें मशवरा ये होगा कि ये इतना जो है ना, जब आप कह रहे हैं कि हमारी जद्दोजहद जो है ना कोई अजीम तर मकासद के लिए, तो फिर मुलाकात ना हो तो कोई मसला ना हो तो भी जो है ना इससे जो है ना सख्त वक्त लोगों पे गुजरे हैं। और ये अपना इससे पहले जो ना मेरे दोस्त कह रहे थे कि जी जिनके ऊपर गुजरती है वो जानते हैं। मेरा ख्याल है कि हम पे जो इस दौर में या इससे पहले दौर में गुजरी है, जितनी शहादतें JUI की हुई हैं उतनी किसी की नहीं हुई हैं। आपके ऊपर तो जो है ना वो शायद बड़ा आराम से जो है ना वो कस्टडी में है, और कस्टडी में उन लोगों के ऊपर हिफाजत की जिम्मेदारी है जिन्होंने कस्टडी में रखा हुआ है। हमारे तो बहुत से लोग शहीद हुए हैं और हर रोज जो है ना वो शहादतें हुई हैं और सैकड़ों की तादाद में हुई है, बड़े बड़े नाम लिए जा सकते हैं। सही, तो सब ने जो है ना वो अपने अपने तौर पे हिस्सा डाला हुआ है। अच्छा, जो दूसरा इशू है समर, क्योंकि आपका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है, DGI ISPR ने 1-2 प्रेस ब्रीफिंग्स जो की मीडिया के साथ, पिछली ब्रीफिंग में मैं भी गई थी, उसमें जो गुफ्तगू का क्रक्स था वो ये था कि शायद गवर्नेंस के जो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का तकाबुल भी पेश किया, मैं कामरान साहब से वो पूछूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा एक लैप्स है, एक वैक्यूम है, जिसकी वजह से जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग है वो उतनी इफेक्टिव नहीं हो पा रही। तो अली अमीन गंडापुर साहब थे, अब सुहेल अफरीदी साहब आए हैं, क्या बाकी गवर्नेंस के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है पीटीआई की और वहाँ की हुकूमत की? देखिए, आपको जिस दिन से सुहेल अफरीदी साहब ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाली, आपने उनको गवर्नेंस पे फोकस करते हुए देखा है? आपने उनको खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल पे कोई स्टेप्स लेते हुए देखा है? उन्होंने एक वो कर लिया अमन जिरगा, एक दिन किया, उसमें भी बहुत बदमज़गियाँ बनी, आज तक 2 लोग उसमें लापता हैं। वो इनवाइटेड क्यों थे, फिर उनको तकरीर क्यों नहीं करने दी, फिर वो लापता हो गए, फिर वो क्यों लापता हो गए, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा। तो देखें, जब चीफ मिनिस्टर की अदम दिलचस्पी हो, वो रोज़ अडियाला के बाहर, कभी वो KP हाउस के चक्कर काट रहे हैं, कभी वो इमरान खान की बहनों के साथ दावतें कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रल स्ट्रेंथ, पॉपुलर सपोर्ट भी है, इलेक्ट्रल स्ट्रेंथ भी है, बहुत ज़्यादा MNAs MPs वहाँ से उनके मुंतखब हैं। ये तहरीक चलाने के लिए किसी और को नॉमिनेट करें, सूबा चलाने के लिए चीफ मिनिस्टर को छोड़ दें, कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर सूबा चलाए, सूबा कौन चलाएगा? हर रोज FC के अहलकार, पुलिस के अहलकार निशाने पे हैं, कभी वो किडनैप हो रहे हैं, कभी वो टॉर्चर हो रहे हैं, कभी उनको शहीद किया जा रहा है, बम धमाके हो रहे हैं, इनके अपने लोग वो दे रहे हैं, इनके MPs बैठ के वीडियो बयान दे रहे हैं कि हमारे घर पे ड्रोन हमले हुए हैं, वहां पे DC कहता है बम हमला हुआ है। देयर सो मच क्योस, हमें ये भी नहीं पता कि ये ड्रोन हमला था कि ये बम हमला था।
इनके अपने एमपीएस मजबूर हो गए कि वो सोशल मीडिया से रुजू करें, तो इस तरीके से नहीं होता और इसका बहुत फायदा उठाया जा रहा है। जो मिसक्रिएंट्स हैं, देखिए जी, उन मिसक्रिएंट्स को भी पता है कि हमारे लिए ये पार्टी, रूलिंग पार्टी पुख्तूनख्वा की नरम गोशा रखती है। हमेशा उनके लिए एक्सक्यूज बनाया जाता है, उनके लिए बहाने बनाए जाते हैं, उनके लिए हाय बेचारे। तो जो मर रहे हैं वो बेचारे नहीं है, एफसी के एहलकार बेचारे नहीं है। जैसे कामरान साहब ने कहा, इन्होंने तो अपनी पार्टी की, मैं अपनी मिसाल आपको दे दूं, मेरे घर से 2 लाशें उठाई गई हैं, किस लिए? मेरे बच्चे यतीम हुए, किस लिए? इस वॉर ऑन टेरर में हमने और कोई स्मगलिंग कर ली थी, या कोई एंटी स्टेट एक्टिविटीज में हम पकड़े गए हैं? जंग पे, बॉर्डर पे हमारे घर वाले बंदूकें लेके नहीं खड़े हुए थे, घर में बैठे हुए, इलेक्ट्रल एक्टिविटीज में, अपनी सियासी सरगर्मियों में। तो देखिए, ये कब तक सुबह इस तरह चलेगा? हमारा दिल जलता है जब हम देखते हैं कि इनका नॉन सीरियस एटीट्यूड, और इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि पार्टी की तरफ से इनके ऊपर प्रेशर है, इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से इनके ऊपर प्रेशर है कि तुमने हमारा ये काम करना है। तो सुबह तो सर खा गया अपना बिल्कुल। कामरान साहब, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि जाहिर है JUIF का बड़ा सीरियस स्टेक है खैबर पख्तूनख्वा में, और आप लोग बड़े ज़्यादा तनकीद करते थे अली अमीन गंडापुर साहब पे। नए चीफ मिनिस्टर आए हैं और मुसलसल ये बात आ रही है कि वो, उनकी जो ज़्यादा तवज्जो है वो अडयाला जेल के पास मौजूद रहने पे ज़्यादा जोर है। वो देखिए, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो शायद यही है कि उनका ख्याल ये था कि वो इस एजुटेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं, जो उनसे बेहतर, अली अमीन साहब से बेहतर तौर पे एजुटेशन कर सकेंगे। और जब इसमें हमारे मोहतरम ने, किसी बहुत मोहतरम ने उस दिन जो मीडिया टैग की है, उसमें कहा कि जी, जब मुआवजा कर रहे थे तो उन्होंने बलूचिस्तान का हवाला दिया। मैं कल जब बलूचिस्तान के हवाले से सुन रहा था तो मैं सर पकड़ के बैठा था। कल इतने धमाके थे सूबे में कि खुदा उसमें डर लगता है। हम फिर जख्मी होने वालों के और फिर बाकी लोगों के नाम देखने पड़ते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई जानने वाला जो है ना उसकी इज्जत में ना आ गया हो। तो ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, वो कि उनको तवज्जो देनी चाहिए अपने काम पे, क्योंकि सीएम के काम जो है, सीएम को सीएम का काम ही करना चाहिए। एजुटेशन बाकी पार्टी कर ले, पूरी पीटीआई मिल के कर ले, मगर सीएम का काम जो है ना वो एजुटेशन नहीं है, बल्कि वहाँ गवर्नेंस से रिलेटेड काम है। मगर ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। हम भी जो है इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, हम पे भी जो है ना कोई नजर करम होनी चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, और अब ये हर प्रोग्राम में मैं कोशिश करने की कि इसका हल क्या है, क्योंकि ऐसे लगता है कि हम कहीं स्टक हैं। क्या हम वाकई स्टक हैं? पहले तो अपने मेहमानों से ये पूछते हैं कि उन्हें भी लगता है कि पॉलिटिकली सारे मामलात फंसे हुए हैं, या नहीं लगता, ये सिर्फ पीटीआई को लगता है कि हम फंस गए हैं इस बात में कि इमरान खान साहब जेल में हैं? तो ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी, और बात हम करें इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, और सुहेल आफरीदी साहब को लेके भी यहाँ पे प्रोग्राम में भी बात हो रही है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपने सुनी, जो प्रेस ब्रीफिंग्स थी वहाँ पे भी, और हुकूमती लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि वज़ीर आला को गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए, एहतजाज के लिए, एजिटेशन के लिए किसी और को नामजद करें, पूरी पार्टी मौजूद है। तो वहाँ पे अगर DGISPR ये कहेंगे कि गवर्नेंस के फुकदान की वजह से जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो उतनी मौसर नहीं लड़ी जा पा रही, तो क्या करना चाहिए सुहेल आफरीदी साहब को? हमें नसीहत देने से पहले ना, IMF ने आज से 10 दिन पहले रिपोर्ट जारी की है कि सिर्फ 1000 अरब नहीं, 2000 अरब नहीं, 3000 नहीं, 5300 अरब की लूट मार और करप्शन की है। इन्होंने बाकायदा उन्होंने सबूत पेश किए हैं। पहले वो तो ये बता दें किसको पकड़ा है, किसको जेल में डाला है। क्या वजीर आजम को पकड़ा? क्या किसी गवर्नर को पकड़ा? क्या किसी वजीर को पकड़ा? क्या किसी अफसर को पकड़ा? रह गई हमारी गवर्नेंस की बात। आज तीसरी हुकूमत है KP के अंदर हमारी, PTI के अलावा कोई पार्टी वहां बची नहीं है। किसी के पास 2 सीटें हैं, किसी के पास 3 सीटें हैं। और रही उनके एहतजाज की बात, सुहेल आफरीदी क्या इंडिया के लीडर को मिलने के लिए जा रहे हैं जेल के अंदर? सुहेल आफरीदी एक इलेक्टेड वजीर आला है KP के 5 करोड़ आवाम का, 8वीं बार जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर अपने लीडर को मिलने के लिए। कल पूरी रात
खुले आसमान तले जमीन पे वो चीफ मिनिस्टर बैठा रहता है और उसको मिलवाते नहीं है। दूसरी तरफ जो एक फार्म 47 की जाली वजीर आला है, उसने ब्राजील जाने, उसने चाइना जाने, फ्रांस जाने, उनको तैयारे फराहम किए जा रहे हैं। ये क्या पाकिस्तान के अंदर दोहरा म्यार है? इसलिए आप हमें गवर्नेंस ना बताएं। अगर हमारी गवर्नेंस ना होती तो आज इमरान खान 90% पाकिस्तान का लीडर ना होता। आपको चैलेंज है कि 8 फरवरी 2024 को इमरान इलेक्शन हुआ, हमने 2/3 मेजोरिटी ली। जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया, निशान छीन लिया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, कैंपेन नहीं करने दी गई, इसके बावजूद कौम ने कहा जहान अल्लाह भी वोट खान था। जिस इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आज़म होना चाहिए था वो जेल में है, और जिनको जेलों में होना चाहिए था, कोई फार्म 47 लेके सदर बन गया, कोई वजीर आज़म बन गए, कोई गवर्नर बन गया। इसलिए बात वो करेंगे। आप एक कमेंट में समर से ले लूं क्योंकि केपी की बात हो रही है, तो वो कह रहे तीसरी बार जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। कामरान साहब लोगों ने भी वहाँ हुकूमत की है, जब आप एनपी में थी आप लोगों ने भी हुकूमत की है, इत्तेहादी हुकूमतें भी वहाँ आती रही हैं, एमएमए ने भी वहाँ पे हुकूमत की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गवर्नेंस ना होती तो हम कैसे तीसरी बार हुकूमत में आते हैं। शौकत भाई को आई थिंक अभी ये बाई इलेक्शंस के रिजल्ट भूल गए, आधों से तो इन्होंने सो कॉल्ड बॉयकॉट कर लिया, जहाँ पे खड़े हो गए वहाँ पे भी शिकस्त पजीर हो गए। तो आई थिंक देखें लोग जब इससे पिछली हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ना खैबर पख्तूनख्वा के हालात इतने बुरे थे और उस वक्त पंजाब के में बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल की सिचुएशन थी। अब क्योंकि मैं खुद एक हल्के में फिरती हूँ, मैं खुद अवाम में जाती हूँ, हमारी अवाम पहली दफा कह रही है कि पंजाब में देखें हर रोज एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, वहां पे यूथ की अपॉर्चुनिटीज, बच्चों की अपॉर्चुनिटीज, किसानों की, स्टूडेंट्स की। वो कहते हैं हमें भी ये सब कुछ चाहिए, हमें भी ये फैसिलिटीज चाहिए, हमें भी इस तरीके की डेवलपमेंट चाहिए। तो लोग अब थोड़े से बेदार हो गए हैं। और आई थिंक लोग आखिरी सवाल पूछ लो बसरा साहब, एक लास्ट कमेंट ब्रीफ सा जवाब दे दीजिए। स्पीकर साहब के पास गए, मैं दोनों मेहमानों से राय ले चुकी हूँ, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप कि नून लीग की जो लीडर है यहाँ पे और कामरान साहब भी ये समझते हैं कि आप लोगों को थोड़ी सी अपनी सियासी हिकमत अमली को तब्दील करना चाहिए, करेंगे आप लोग सियासी हिकमत अमली को तब्दील? मुझे इस सवाल का जवाब देने से पहले फरजाना बहन का मुझे बहुत एहतराम है, बहुत अच्छी सहाफी हैं। मुझे एक बात बता दें कि नहीं समर हारून बैठी हुई है, समर हारून बैठी हैं जी जी, तो फिर तो बात ही समझ आ गई ना। जो हमारी सीट छीन कर खवातीन की रिजर्व सीट पर जो हमारी थी, उसके तुफैल हमारी वजह से यहाँ बैठी हैं, तो इनको तो ये बातें करनी चाहिए ना। तो और कौन करेगा कि अंदाजा करें, जब 2/3 मेजोरिटी छीन ली उससे काम नहीं बना, रिजर्व सीटें छीन ली उनसे काम नहीं बना, तो अब अभी इन्होंने एक बात की ना इलेक्शन, चले वो किसी और तरफ चली जाएगी बात, उस पर हम अलग से बहस कर लेंगे कि इन्होंने आपकी। अभी हरिपुर का इलेक्शन हुआ है ना जी, गुजारिश ये है कि जब आप जीते हुए थे तो क्या जरूरत थी आपको, आपने रातों रात वहां से इलेक्शन ऑफिस निकाला, खंदकें खोदी, और जो फार्म 45 हमारे हाथ में पकड़े हुए थे वो हमारे हाथ में रह गए, और इन्होंने नए फार्म 45 तैयार किए। सर सियासी जमातों से तो वो डीसी, आरओ, एसपी वो तो सारे इनके मातहत है ना, उन सबको तो प्रमोशंस मिल गई है। चैनल सुन ले, आप नवाज बाबर को ले आए फैसल मस्जिद में, वो कुरान पाक पे हलफ देते हुए, हम सुन तो ले, बात सुन ले ना। आज हमने व्हाइट पेपर शाया किया है जिसके अंदर वही तरीका वारदात, पहले फार्म 47 वाला तरीका वारदात इस्माया गया 8 फरवरी को, अब फार्म 45 वाला तरीका वारदात। बाबर नवाज साहब अपने सारे फॉर्म 45 के साथ सबके सामने आने के लिए तैयार है, उनके पास अपने सारे शवाहिद मौजूद है। जी ऐसे करें, सुने, आप अपने प्रोग्राम में मुझे बुला लें, आमर नवाज, इसको बाबर नवाज को बुला लें, मैं भी फार्म 45 ले आता हूँ, उसे क्या फार्म 45 ले आए, छोड़ दें ना, इन्होंने मस्जिद में तो नहीं आना, हलफ तो नहीं देना, मैं फार्म 45 लेकर आता हूं और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेकर आता हूं जिन्होंने हमें वो फार्म 45 जारी की हैं, और ये फ्रॉड फार्म 45 लेकर। चलिए बसरा साहब सियासी जमातों से बात करेंगे या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दें। हुकूमती जमात सियासी जमातों के पल्ले है कि जिन्होंने गल करनी हो तो बेचारे फार्म 47 के नमूने ने, जिन जो नवाज शरीफ अपना इलेक्शन हार गया, शहबाज शरीफ इलेक्शन हार गया। चले कामरान साहब आपका मशवरा और समर हारून साहब आपका मशवरा, शौकत बसरा साहब कहते हैं आप लोगों के पल्ले कुछ नहीं, बात वहीं पे आ गई कि आप लोगों के पास इख्तियार नहीं। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, कामरान और समर हारून साहब है कि आपने गुफ्तगू सुनी जी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।